हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझना है। हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो भाई आपने रेनबो देखी है ना? अरे इंद्रधनुष बारिश के मौसम में आकाश में बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। तो वो स्पेक्ट्रम है। यानी कि स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं कि वाइट लाइट। बेटा वाइट लाइट होती है ना, उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो वाइट लाइट देखी हुई है क्या आपकी? देखी हुई है क्या? अगर नहीं देखी हुई देख लो, ठीक है। तो देखो वाइट लाइट को, इसको बेटा वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं। ध्यान देना, ये लो यहां बना रहा हूं, ये देखो वाइट लाइट है। सॉरी, ये तो प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। तो वाइट लाइट को, अब ये वाइट लाइट है, देख लो, ये देखो, ये वाइट लाइट है। तो जब वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह लाइट 7 रंगों में टूट जाती है। ध्यान से समझना, वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो 7 रंग कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो 7 रंग होते हैं विबग्योर। तो एक तो ये हो गया, देखो रेड, सॉरी, एक तो हो गया रेड, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। और रेड के बाद ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज तो कहाँ गया रे, ये रहा। रेड के बाद क्या हो गया? ऑरेंज। ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, येलो, ठीक है। ग्रीन के बाद विबग्योर होता है ना, देखो विबग्योर। तो रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, उसके बाद ब्लू। तो ये मान लो आपका ब्लू है, मानना ही पड़ेगा ना, ये ब्लू। ब्लू के बाद इंडिगो, ये मान लो इंडिगो। इंडिगो के बाद आपका वॉयलेट, ये मान लो। तो ये है बेटा स्पेक्ट्रम। ये क्या है? स्पेक्ट्रम। अरे क्या है ये? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? ये स्पेक्ट्रम है कि जब वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर में टूट जाती है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। ये पड़ा रहने दो बेचारे को इधर, ठीक है। अब बेटा स्पेक्ट्रम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? 2 पार्ट में। ध्यान से समझना रे, और एक कलाकारों ध्यान से समझना। स्पेक्ट्रम के 2 पार्ट बना सकते हो आप, 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हो। एक तो मान लो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द, ध्यान से समझना, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और एक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये कहां से निकलता है, कैसे निकलता है बेटा? नेचर के बेस पर इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 2 पार्ट में। एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब वो है कि जिसमें सातों के सातों कलर हो, आपको पता ही ना चले कि कब रेड से ऑरेंज स्टार्ट हो गया, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ये कब स्टार्ट हो गया, पता ही ना चले। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको पता ही ना चले कि कब कौन सा कलर स्टार्ट हो गया है। जैसे मान लो ये रेड हो गया है, ठीक है, रेड के बाद ऑरेंज हो गया है, ये लो, ठीक है, ऑरेंज के बाद
आपका येलो हो गया है, देखो पता चल रहा है क्या आपको? ऑरेंज के बाद येलो हो गया है, येलो के बाद ग्रीन हो गया है, ग्रीन के बाद आपका इंडिगो हो गया है मान लो, इंडिगो के बाद आपका ब्लू हो गया है मान लो, ये मान लो, उसके बाद आपका वॉयलेट हो गया है मान लो। तो देखो सारे कलर दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, सारे कलर दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस मान। बेटा डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक तो लाइन स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। अरे ध्यान से समझो ना, बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किसी मान लो स्पीसीज के अंदर से आप व्हाइट लाइट निकालोगे, निकालोगे। अब उस व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो कई कई फ्रीक्वेंसी को वो स्पीसीज खा जाती है। तो देखो जहां पर बिल्कुल लाइट नहीं है ना, वहां पर ब्लैक कलर होता है। कलर नहीं होता है वैसे ब्लैक, ब्लैक का मतलब लाइट है ही नहीं, और व्हाइट का मतलब सारे लाइट है, यानी कि ये सारे को मिलाकर के ही तो बेटा व्हाइट लाइट बनती है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो लाइन का मतलब क्या होता है, बैंड का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो, इस पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो टीचर के पास खूब सारी मिठाइयों की थाली भरी हुई है, ठीक है ना? छोटी छोटी मिठाई है, कुछ भी मान सकते हो जो मिठाई होती है। अब वो चला, तो हर स्टूडेंट ने एक एक मिठाई का पीस उठाया, तो एक एक जगह खाली होगी कि नहीं होगी? तो वहां तो हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड का मतलब कि टीचर चला वो मिठाई की थाली लेकर के, ठीक है, और एक स्टूडेंट ने क्या किया, ऐसे पूरी बहुत सारी मिठाई एक साथ उठा ली। अब एक साथ उठा ली तो वहां पर बहुत सारी जगह खाली हो गई ना, तो उसे बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है बेटा, ध्यान देना, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किसी मोलिक्यूलर स्पीसीज से, किसी मोलिक्यूलर स्पीसीज से, ध्यान से समझना, कि किसी मोलिक्यूलर स्पीसीज से, ध्यान देना, किसी, अरे यार क्या हो गया, हाँ ठीक नहीं है। ये लो बाउंड्री करते हैं, कुछ ना कुछ बाउंड्री तो करनी ही पड़ेगी। चलो बनाते हैं, छोड़ दो फिर। हाँ ये लो, देखो बच्चों, लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना आपको। ये लो, लाइन का मतलब क्या है कि किसी स्पीसीज से हम ये लाइट गुजारेंगे। ये मान लो कोई स्पीसीज, मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, और वाइट लाइट में बेटा ये 7 कलर होते हैं ना, ये गुजारेंगे, तो कुछ कलर को ये स्पीसीज खा जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वापस यहां से आपने व्हाइट लाइट डाली है बेटा, क्या डाली है? व्हाइट लाइट डाली है। इसमें 7 कलर है, कुछ को ये खा गई, तो उनकी जगह ब्लैक पट्टियां बन जाएगी ना, क्योंकि लाइट को खा जाने का मतलब ब्लैक पट्टी होता है, ये ध्यान रखना। तो लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब हल्की हल्की लाइन बनेगी। ये देखो लाइन बन रही है कि नहीं बन रही? ये देखो इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी को ये आ गई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को खा जाए। किसी गैस को या फिर मॉलिक्यूलर स्पीशीज को ज्यादा भूख लगी हो तो वो ज्यादा लाइट खाएगी, तो बहुत सारी लाइन बन जाएगी ना एक साथ। कैसे बन जाएगी देखो, बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है, जैसे ये है व्हाइट लाइट वाले कलर, और ज्यादा खा गई, देखो ये लो, तो इन लाइनों के छोटे छोटे बैंड बनने लग जाएंगे। देखो एक बैंड, दूसरा बैंड, देखो ये लो, इन्हें हम बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये देखो, इन्हें हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? बैंड कहते हैं। लाइन और बैंड, समझ में आया कि नहीं आया? देखो
ध्यान दे, किसी भी स्पीसीज में, ध्यान दो, किसी भी स्पीसीज में आप अगर व्हाइट लाइट डालो तो वो थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले। अरे बेटा, जो लाइट एब्जॉर्ब कर ली वो बाहर नहीं निकलेगी ना, तो उसकी जगह काली पट्टी निकलेगी, तो इसे लाइन स्पेक्ट्रम। और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर ले, किसी गैस को ज्यादा भूख लगी हुई हो तो बहुत सारी ब्लैक लाइन आएगी कि नहीं आएगी? बहुत सारी ब्लैक लाइन आएगी, इसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ये आपके हैं। तो देखो, ओरिजिन के आधार पर दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। कितने टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं? दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। बेटा ये दोनों एमिशन स्पेक्ट्रम ही है, अभी पता चलेगा कैसे। और एक होता है, सॉरी, ये दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ध्यान देना। चलो मैं एब्जॉर्प्शन पहले बताऊंगा आपको, एमिशन बाद में, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन पहले समझना होता है बेटा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ध्यान से समझना है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो ध्यान दो, ये आपके पास कोई गैस है, कुछ भी मान लो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, कुछ भी मान लो, ये गैस है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खा जाना। इस गैस में, इस गैस में से आपने व्हाइट लाइट डाली। कौन सी लाइट डाली बेटा? व्हाइट। बताओ इस व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? आपको पता है बेटा कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो बताओ सातों के सातों कलर बाहर निकल जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये व्हाइट लाइट डालोगे ना तो कुछ कलर को, ध्यान देना, कुछ कलर को ये गैस है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगी। जिन कलर को एब्जॉर्ब करेगी तो वो बाहर कैसे निकलेंगे भाई? जैसे मान लो येलो को ये खा गई है तो येलो की जगह काली पट्टी, है ना। वॉयलेट को ये खा गई है तो वॉयलेट की जगह काली पट्टी। तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब खा जाना, एब्जॉर्ब कर लेना। कि किसी मान लो गैस पर आपने व्हाइट लाइट डाली तो कुछ कलर को ये खा गई। जैसे, अरे जैसे ध्यान से समझना महारथियों, देखो जैसे मान लो इतनी फ्रीक्वेंसीज को खा गई, 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 तो इससे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा ये दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही है, लाइन और बैंड। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको आप ध्यान से समझे। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है, एमिशन में आपको व्हाइट लाइट नहीं डालनी है। बेटा आपको पता है ना, जब हम किसी भी को भी, सॉरी, हाँ देखिए, जब हम किसी को गर्म करते हैं ना तो उससे रेडिएशन निकलते हैं। कैसे पता? देखो रेडिएशन निकलने का मतलब ये होता है कि हमें वो रात में दिखाई देती है। जैसे हमारे पास में, जैसे मान लो रेड कलर का शर्ट है, वो अंधेरे में दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, नहीं दिखेगा। अगर हम एकदम से, हमारे पास आयरन की रोड है, उसे एकदम गर्म करे, रेड करे, और उसे अंधेरे में देखे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो दिखेगा, क्योंकि उसे रेडिएशन निकलने लग गई है। ठीक है ना। तो गर्म करने पर उससे रेडिएशन निकलती है। क्यों निकलती है बेटा? देखो एमिशन का मतलब है व्हाइट लाइट नहीं डालनी है। तो क्या करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए सारे। जैसे मान लो ये आपके पास कोई गैस है, ये आपके पास कोई गैस है, ठीक है, ये आपके पास कोई गैस है। इसे आप क्या करोगे बेटा? गर्म करोगे। गर्म करो या फिर करंट लगा दो, ये लो, इसे आप गर्म कर रहे हो। बेटा गर्म करोगे तो इसके एटम्स को एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, मिलेगी, वो हायर एनर्जी में जाएंगे, वापस आएंगे। तो बताओ यहां से वो एनर्जी एमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एनर्जी इमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने प्लांक की, ये आपके मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी?
तो जब आप इसे गर्म करोगे, देखो हम व्हाइट लाइट नहीं डाल रहे हैं, देखो एमिशन का मतलब इसी से स्पेक्ट्रम निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो जब हमने गर्म किया रेडिएशन निकली, बेटा इस रेडिएशन को हमें डालना है प्रिज्म पर। कहाँ डालना है? प्रिज्म पर। और प्रिज्म में देखना है आगे कि कौन सा कलर आपको दिखाई देते हैं। देखो देखो सभी बच्चे ध्यान दो, देखो तो अब इनमें से कौन से कलर दिखेंगे? तो कुछ कलर ही दिखेंगे, बाकी कलर, भाई कुछ कलर ही दिखेंगे, बाकी कलर तो हमें नहीं दिखेंगे। ये लो, तो इस एक्साइटेड गैस से निकला हुआ या एक्साइटेड स्पीशीज से निकला हुआ स्पेक्ट्रम जो होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और बेटा ये ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो फोटोग्राफिक निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? फोटोग्राफिक निगेटिव होते हैं। ये दोनों स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ये फोटोग्राफिक निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब आपने कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज ली है, गैस ली है, उस पर व्हाइट लाइट डाली है, कुछ को वो खा जाएगी, उसकी जगह ब्लैक पट्टी बाकी। और एमिशन का मतलब आपने गर्म किया है, तो गर्म करने से गैस से ही रेडिएशन निकलेगी, उसको प्रिज्म पर डालेंगे तो बाकी है। तो इससे ये स्पेक्ट्रम निकला ना, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। समझे कि नहीं समझे? चलो तो बच्चों अब आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो एक ट्रिक होती है वो बता देता हूँ, उसके बाद हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा। तो देखो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी होती है, तो उसे ट्रिकली बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ट्रिकली। देखिए बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्लासिक गाड़ी अक्स यू वी इन माई रेंज। तो बेटा क्लासिक का मतलब हो गई है कॉस्मिक रेज, क्लासिक का मतलब क्या हो गई है? कॉस्मिक रेज। गाड़ी का मतलब गामा रेज, अक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, आईआर। इस इंफ्रारेड को आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। समझ गए? तो ये है, और ध्यान देना है आपको, इधर से इधर जा रहे हैं ना बेटा, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बेटा एनर्जी डिक्रीज हो रही है यानी कि फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो बेटा वेवलेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और वेवलेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब देखना विजिबल रेज जो होती है ना बेटा, उसमें 7 कलर होते हैं, अभी अभी आपको बताया गया है। कितने कलर होते हैं? 7। कौन कौन से? विबग्योर। कौन कौन से बेटा? विबग्योर। तो इसमें भी इसमें भी इधर से इधर जा रहे हैं ना, ध्यान दे। इसमें भी हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो लेमडा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ गए? अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की। इसकी बात करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम। ध्यान से आपको समझना है,
एक एक बातें आपको समझ लेनी है। तो हम बात कर रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, वो वो ध्यान देना, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम? मतलब क्या है रे इसका? देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, ये लो, सारे गौर से समझना। ये हाइड्रोजन है बेटा, मान लो इसको करंट लगाया गया है या इसको जलाया गया है, इसको गर्म किया गया है। बेटा गर्म करोगे तो हाइड्रोजन गर्म होगी, और गर्म चीज से रेडिएशन निकलती है कि नहीं निकलती? पहले तो आप ये बताओ, गर्म चीज है तो उससे रेडिएशन निकलती है कि नहीं निकलती? रेडिएशन निकलेगी। फिर आप इसको किस पर डालोगे? प्रिज्म पर डालोगे कि नहीं डालोगे? अब इस प्रिज्म से कितने कलर बनते हैं, यहाँ पर कितने कलर बनते हैं प्रिज्म से देखने पर, कितने कलर बनते हैं? तो ये वाला स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है बेटा? अभी बताया था आपको, एमिशन स्पेक्ट्रम है। हम स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं, ठीक है? तो ध्यान दे। अब तो ये देखें, अब आपको स्पेक्ट्रम नोट करना होगा। तो ओके, काफी है। ये लो, तो ये बेटा हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है? ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल है। जैसे मान लो ये फर्स्ट सेल हो गई, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ध्यान से समझना है। देखो लाइन कहाँ से कहाँ आएगी रे? अभी आपको मैंने समझाया है कि हाइड्रोजन से जब रेडिएशन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों? आप उसको गर्म कर रहे हो बेटा, गर्म कर रहे हो तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाई एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा और वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अब वो नीचे कौन से एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो वहां से स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्पेक्ट्रल लाइन। तो देखो, तो आपको क्या याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से, ध्यान से समझो, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रहा है, ध्यान से समझे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रहा है, तो बेटा इसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। कौन सी सीरीज कहते हैं? लाइमन सीरीज कहते हैं। और इनका वेवलेंथ जो होता है
इनका वेवलेंथ जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। अभी आपको मैंने बताया था ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो। देखो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना इसमें, ठीक है। अब बेटा देखो, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, ध्यान दे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, सभी ध्यान से समझेंगे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो उसे बामर सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बामर सीरीज। और ये होता है विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में? विजिबल रीजन में। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में आता है, कौन से एनर्जी लेवल में? थर्ड एनर्जी लेवल में। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में आता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड एनर्जी लेवल में आता है तो इसे पास्चन सीरीज कहेंगे। पास्चन सीरीज कहेंगे। और ये आई आर रीजन में आता है। कौन सी रीजन में आता है? आई आर रीजन। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है, कहाँ बेटा? फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है तो उसे हम ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। ब्रैकेट सीरीज, तो ये भी आई आर रीजन के अंदर आता है। तो बस ये नाम याद रखने, उस पर अब स्पेक्ट्रल ये इन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो करवा दूंगा मैं आपको। उसके बाद और अगर मैं देखूं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है तो उसे पी फंड सीरीज कहते हैं। ये भी आई आर सीरीज, आई आर रीजन में है। और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ एनर्जी लेवल में आता है, आता है बेटा, सिक्स्थ एनर्जी लेवल में आता है तो उसे हम फेरी सीरीज कहते हैं। हम फेरी सीरीज, ये फार आई आर मान लो, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम है। अब बेटा मेन मुद्दा क्या है कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको समझने हैं, तो ध्यान से समझे। ये जो बेटा आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, अरे ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, इन्हें हम, ये जो लाइन दिखाई दे रही है इन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो समझिए, वो आपको समझना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो इसमें दो फॉर्मूले काम करते हैं। कितने काम करते हैं बेटा? देखो देखो कितने फॉर्मूले काम करते हैं? दो। कौन कौन से फॉर्मूले आपको लगाने हैं? देखो स्पेक्ट्रल लाइन, देखो पहला तो ये है, पहला तो ये है जब इलेक्ट्रॉन nth सेल से आ रहा हो। कहाँ से आ रहा हो? अगर ये ऐसा बोलते हैं कि फिफ्थ सेल से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, सिक्स से आ रहा है, वेन इलेक्ट्रॉन, देखना, वेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम nth सेल, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला है
सभी को ध्यान से समझना है रे। के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर n -1/। देखो ये मैं प्रूव भी कर दूंगा। जैसे मान लो सपोज करो ये लो, ये 1 2 3 4, मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है चौथे से, तो बेटा वो सीधा आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो एक लाइन, अब वो ऐसे आराम करता हुआ भी आ सकता है कि पहले तीसरे में आए, तीसरे से बेटा दूसरे में आए, दूसरे से पहले में आए, ऐसे आराम करता करता हुआ। तो कितनी लाइन हो गई? 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ सकता है कि यहां पर आराम करे फिर सीधा आ जाए। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ सकता है कि सीधा यहां पर आराम करे और यहां पर आ जाए। अब बेटा लाइन कितनी हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गई। लेकिन एक ट्रांजिशन की एक ही लाइन लेनी है। तो ध्यान दो, देखो ये दोनों सेम हो गए ना, तो एक ही लाइन हमें लेनी है, ये कैंसिल कर दो। बेटा ये और ये भी सेम हो गए ना, तो इनकी भी एक ही लाइन लेनी है, ये कैंसिल कर दो। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। और फॉर्मूले से देख लो क्या आ रहा है, फॉर्मूले से देख लो क्या आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? मान लो इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन comes from फोर्थ एनर्जी लेवल। तो देखो, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ये लो यहीं पर कर रहा हूं मैं। तो फोर्थ एनर्जी तो 4 - 1/2, ये लो 6 ही आएगा। अब है सेकंड, वेन, देखो सेकंड है वेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम n2 टू n1, कि n2 से n1 में, यानी कि ये बोल दे, इसमें केवल n बोला है, यानी कि ये बोल दे बेटा कि 5वें से तीसरे में आ रहा है, 8वें से तीसरे में आ रहा है, 9वें से चौथे में आ रहा है, ठीक है, 7th सेल से 4th सेल में आ रहा है, कुछ भी n2 और n1 दोनों दे दे, तब क्या करोगे आप? तो बेटा तब फॉर्मूला होता है, देखना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर होता है n2 - n1, n2 - n1 + 1/2। तो बेटा n2 - n1 को आप डेल्टा n बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो डेल्टा n + 1/2। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5th टू 2nd, तो n2 हमेशा बेटा n1 से ज्यादा होता है। अभी मैं एक एनर्जी डिफरेंस करवाऊंगा, उसमें बता दूंगा, n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1, ध्यान रखना। तो n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1 होता है। बेटा n2 हो गया 5, n1 हो गया 2। तो देख लो, तो 5 - 2 और 5 - 2 + 1/2, तो 3 और 4, यानी कि कितनी लाइन आ गई? 6 आ गई। समझ गए? तो ये होगी स्पेक्ट्रल लाइंस। अब एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे करते हैं वो देखिए, ताकि मैं आपको इन लाइंस की एनर्जी के बारे में बता सकूं। तो उससे पहले आपको एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो एनर्जी डिफरेंस, ध्यान दो बच्चों, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n2 एंड n1।
N2 और N1 के बीच में एनर्जी डिफरेंस। तो ध्यान से समझना है कि हम कैसे एनर्जी डिफरेंस करें। तो बेटा एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा E इज इक्वल E2 माइनस E1। तो डेल्टा E इज इक्वल, तो बेटा अभी अभी आपने एनर्जी देखी है ना, एनर्जी क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी अभी नहीं, पिछले लेक्चर में आपने बोर मॉडल में ये बेटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो अब देखिए, तो डेल्टा ई इज इक्वल, तो बेटा E2, तो E2 के लिए N2 हो गई, तो बोलो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन बेटा एन की जगह E2 का मतलब फाइनल जो एनर्जी है, तो उसके लिए N2 होगा, N2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस, उसके बाद ब्रैकेट बेटा E1 क्या होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा E इज इक्वल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर और प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। इसमें से देखो 13.6 जेड स्क्वायर प्लस का कॉमन ले लो, ध्यान दो रे बच्चों, ध्यान दो। तो प्लस का कॉमन ले लो, तो 13.6 जेड स्क्वायर बेटा प्लस का कॉमन आ गया है, तो 1 अपॉन ये फिर हो जाएगा N1 स्क्वायर, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, -1 अपॉन N2। अरे समझ गए क्या? अरे बस जैसे मान लो इसको मैंने इधर रख दिया, तो ये माइनस आ गया, अब प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर -1 अपॉन N2 स्क्वायर। एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम, मत को। अब इसी फॉर्मूले को मैं और आगे डिराइव कर देता हूं, और आगे देखो, इसी फॉर्मूले को बेटा प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी है आपने, तो एनर्जी इज इक्वल क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है कि नहीं होता? तो मैंने एनर्जी की जगह, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है तो वो एनर्जी तो है बेटा, तो एच सी अपॉन लेमडा कर दिया मैंने, ई की जगह क्या कर दिया है, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर -1 अपॉन N2। अब बेटा एच और सी दोनों नीचे आ सकते हैं ना, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल 13.6 अपॉन एच और सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर -1 अपॉन N2। समझ गए बच्चों? इसकी जगह मैं ए कांस्टेंट कोई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसकी जगह मैं कोई ए कांस्टेंट लिख सकता कि नहीं लिख सकता? क्योंकि बेटा 13.6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो देखो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल, तो इसे हम बोलते हैं आर एच, और जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर -1 अपॉन N2। बेटा यहां पर आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर में लोगे तो बेटा देखो सेंटीमीटर इनवर्स है, नीचे होगा, तो 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। समझ गए? ठीक है। अब देखो बेटा 1 अपॉन लेमडा, यानी कि वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, वेव नंबर होता है कि नहीं होता? तो आप इसे लिख सकते हो, वेव नंबर भी लिख सकते, इज इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर
1/n1² माइनस 1/n2। अब यहां से देखो कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करते हैं, आप फटाफट इन्हें नोट कर सकते हो। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जरा देखिए। तो देखो मान लो क्वेश्चन ये आ गया है, फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो बेटा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की एनर्जी हमें निकालनी है। तो एक बार मैं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन दिखा देता हूं आपको। बेटा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ये रही, देखो क्या आपको दिखाई दे रही है? लाइमन सीरीज की, ध्यान दे, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ये है। तो बेटा इसमें देखो 2 से 1 में आ रही है, देखो एनर्जी लेवल ये रहे, एनर्जी लेवल ये रहे, तो 2 से 1 में आ रही है, तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखें। तो ठीक है ना, इनमें इसमें ये और ध्यान रखना, n2 इज ग्रेटर देन n1, और ये कहानी किसके लिए है? ऑलवेज, हमेशा, ताकि कभी क्वेश्चन गलत ना हो। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मैंने दिखा दी है। तो बेटा n1 की वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू है 2, तो एनर्जी हमें निकालनी है तो 13.6। और बेटा जब स्पेक्ट्रम की बात हो रही है ना, तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसलिए जेड की वैल्यू 1 होगी। स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन आएंगे ना तो हाइड्रोजन का ही है वो, तो ये पहले से पता है कि जेड 1 होगा। 1/n1 का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया? 13.6, और ये 1 हो गया, और 1/1 माइनस 1/4, तो 13.6 इंटू ये हो गया बेटा 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सीधा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलिए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो ध्यान दे, बेटा मिनिमम एनर्जी तो देखो यही है, अरे ये एनर्जी गैप है, तो मिनिमम एनर्जी ये है और मैक्सिमम एनर्जी ये है कि नहीं है? लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी ये है और मिनिमम एनर्जी ये है, ठीक है। तो देख लो, तो देखिए, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज। तो पहले मिनिमम एनर्जी, रेशियो भी बोल सकता है, तो पहले मिनिमम एनर्जी ई मिनिमम। तो बेटा ई मिनिमम तो अभी हमने निकाली है, ई मिनिमम तो अभी हमने निकाली है जब n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू 2 हो। तो ई मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, और ई बेटा मैक्सिमम के लिए, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू तो हमेशा 1 होगी, क्योंकि कहीं से भी आओ लाइन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगी, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इनफाइनाइट। अब आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, अब देखो, अब एनर्जी नहीं पूछ करके वेवलेंथ भी पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? वेवलेंथ। तो हमेशा याद रखना एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी अपॉन लेमडा। अब एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हुए, कांस्टेंट को हटा दो, तो ई प्रोपोर्शनल 1/लेमडा। यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो लेमडा कम होगा, अगर एनर्जी कम है तो लेमडा ज्यादा होगा। तो अगर एनर्जी मिनिमम होगी, अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो लेमडा क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लेमडा क्या होगा बेटा?
मिनिमम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक चलो वेवलेंथ का क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है खुद को। फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ, फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज। ये लो बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो देखो, तो ये बार्मर सीरीज है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी बेटा। एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो बेटा बार्मर श्रेणी में एनर्जी यहां पर मिनिमम है, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो ये वाली लाइन देख लो बेटा, इसमें लाइन आ रही है 3 से 2 में, यानी कि n2 इज इक्वल 3, n2 इज इक्वल हो गया 3 और n1 इज इक्वल हो गया 2। बस हो गया क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन हो गया। यानी कि बार्मर सीरीज के लिए हमेशा बेटा n1 तो 2 होता ही है और n2 3, n1 2 हमेशा इसलिए होता है क्योंकि कहीं से भी लाइन आए सेकंड में आएगी। तो ये ले मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेंगे तो 1/λ, रिडबर्ग वाला फॉर्मूला यूज कर लो अब। तो RH² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल, बेटा RH की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁵ मैंने अभी अभी बताई है आपको, सेंटीमीटर इनवर्स है ये, ठीक है। और Z की वैल्यू सीरीज है तो Z की वैल्यू 1 है, और बेटा ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो 1/λ इज इक्वल 1.1 इंटू 10⁻⁵ इंटू ये हो गया 5/36 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको वेवलेंथ निकालना है ना, आपको वेवलेंथ निकालना है तो उलट दो, ये लो उलट दो, तो 36 ऊपर चला जाएगा, ये लो 36 ऊपर आ गया है। 10⁻⁵ है तो बेटा वो 10⁻⁻⁵ हो जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा इंटू 1.1। सेंटीमीटर को उल्टोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स को उल्टोगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लो बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और एनर्जी की माप को एक ट्रिक बताऊंगा कि हम मिनिमम एनर्जी कहाँ देखते हैं, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।